हेलो बच्चे, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि वीडियो को आप पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक दें और कमेंट भी करें और बताएं कि वीडियो के बारे में आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्योंकि आपको हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपको टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसको एक अच्छे कंसेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको हम कोशिश करते हैं समझाने का। तो आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो या हमारा तरीका पढ़ाने आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, नहीं तो आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो ये सब सारे फॉर्मूले दिए हुए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म आपको पता है जिसमें पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। फिर हमने बताया सेकंड केस, इसका हमने 3 केस बताया था। जब एंगल थीटा, एंगल जो कॉस थीटा है उसका हमने 3 केस बनाया था। जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री और थीटा 180 डिग्री हो। तो उसमें हमने एक बताया जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका एंगल क्या होता है, थीटा होता है। और कॉस थीटा 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका बीच का एंगल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो दिस आर द फॉर्मूलाज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इन दिस वीडियो। ठीक है, और ये जो हमारा लास्ट जो 4 देख रहे हो ये वेक्टर ए डॉट बी का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और ये जो फॉर्मूले वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और पावर का फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस कंसेप्ट के आधार पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए, वेक्टर आपको ए दे रखा है, ठीक है, और वेक्टर बी दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा कि इसका एंगल फाइंड करिए। तो एंगल का मतलब ये हो गया कि कॉस थीटा, क्या फाइंड करना आपको, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वेक्टर ए चाहिए और वेक्टर बी चाहिए। और वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का क्या जाएगा मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आई लिखा हो इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस -1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, इसको सॉल्व कर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसे हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो वेक्टर बी का तो फर्स्ट वैल्यू क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस फिर 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1 + 1 + 2 4, इसका भी आ जाएगा रूट 6। तो हमने क्या किया कि हमको एंगल निकालना था इसके बीच का। तो एंगल निकालने के लिए हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर दिया हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, ए एक्स बी एक्स होता है, ए वाई बी होता है और ए जेड क्या होता है, बी जेड होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमको निकालना है वेक्टर ए डॉट बी का निकालना इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इसका क्या जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो देखिए ए एक्स बी एक्स, तो यहाँ पे कितना ये 1 है, ठीक है, और 1 को 1 के गुना कर कितना जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ फिर हम लिख देते फॉर्मूला, यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। अब वैल्यू पुट होता है ए एक्स यहाँ पे कितना है 1 है, कितना है 1 है, 1 इंटू बी एक्स कितना है यहाँ पे -1 है, ठीक है, प्लस ए वाई कितना यहाँ पे है 2 है, और बी वाई कितना यहाँ पे है 1 है, और प्लस ए जेड कितना है -1 है, और इंटू बी जेड कितना है -2 है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा -1 आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 + 2 कितना 4, 4 + 1 कितना जाएगा 3। ठीक है, तो इक्वल टू आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे एंगल फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना। तो हमने क्या किया, जो कॉस थीटा निकालना था तो हमने ए डॉट बी का जो होता है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्योंकि हमें यहाँ दिया हुआ था वेक्टर ए और वेक्टर बी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा है। तो हम यहाँ भी जानते हैं इसका फॉर्मूला ए डॉट बी का रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और यहाँ दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग ए का निकालेंगे मैग्नीट्यूड और बी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा इक्वल टू जाता है, ठीक है क्या, तो ए डॉट वेक्टर ए डॉट
वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वैल्यू पुट कीजिए। तो इसका कितना वैल्यू आया, 3 आया है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आया है, √6 और √6। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √6 है, और वेक्टर बी का कितना है, √6 है, तो दोनों मल्टीप्लाई आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कट के कितना जाएगा 1/2। अब 1/2 किसका होता है, cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा 1/2 कितना, cos 60 आ जाता है, नहीं cos 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। जो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ था, आपको इसमें से पूछा था एंगल निकालने के लिए, तो हम क्या निकालें, वेक्टर ए और डॉट बी का हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, और ए और बी का निकालेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड, और दोनों को डिवाइड करके वहाँ से इसका हम एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस कंसेप्ट के आधार पर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अभी जस्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, नहीं तो आपको उसी का कंसेप्ट यूज करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया उसको रीड कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया हुआ है i + j + k, और b दिया हुआ है -i - j + 2k। तो इसको आपको एंगल निकालना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करके उसको आंसर आपको कमेंट करना है। तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इसका हम सॉल्यूशन में फिर से बता देते हैं आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे एंगल निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो हमने कल ही बताया था आपको कि इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म से क्या जाएगा। तो देखो वेक्टर ए डॉट बी का रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे ax bx प्लस ay इंटू by प्लस az और ये bz। और इसका क्या होता है, तो इसका जाता है a² x प्लस a² y प्लस a² z। ये हो गया a का हो गया, ठीक। इसी तरह b का आप निकालोगे तो b का क्या जाएगा, bx² प्लस by² प्लस b² ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम मुझे पहले a का निकालना होगा मैग्नीट्यूड, फिर b का निकालना होगा, और फिर इन दोनों का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकालना होगा वैल्यू। तो उसके बाद इन दोनों निकालने के बाद दोनों को डिवाइड करना होगा। आया बात समझ में। तो अब हम एक एक करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हमारा a डॉट b निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a डॉट b निकाल लेते हैं हम लोग वैल्यू। तो a डॉट बी क्या जाएगा बताइए। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है इसका, ax bx है। तो देखो यहाँ पे आपका ax कितना जाएगा, फर्स्ट वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। और bx कितना आपका है v-1 है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या लिखा हुआ ay कितना पे 1 है, और इंटू by कितना आपका -1 है, और प्लस az आपका 1 है, और bz आपका कितना है 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा आपका ये वैल्यू, ये जाएगा -1 -1 -2 और +2। तो -2 और +2 कितना जाएगा 0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो मतलब आपका a डॉट बी कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। और आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। तो हमको नीचे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, यहीं से निकल जाता है आंसर। लेकिन फिर भी आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब a का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। a का, तो a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये भी 1 का स्क्वायर, और उसके बाद ये 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसका √3 आ जाएगा, ठीक है। और उसका b का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो b का कितना आ जाएगा, जस्ट मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर, हाँ -1 का स्क्वायर, वेरी गुड। और उसके बाद +2 का स्क्वायर, तो इसका लगता है 6 आ जाएगा ना, √6। अब वैल्यू, अब हमको एंगल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या आता है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब देखो a डॉट b का वैल्यू कितना आपका आया है, a डॉट b का वैल्यू कितना आपका आ गया है 0 आया है, और 0 अब बाई √a और √b, तो √3 इंटू √6 है।
तो किसी संख्या को 0 से भाग दें तो आंसर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0। और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 कितना होता है, कॉस 90 का होता है, तो कॉस 90 इक्वल टू 0 डिग्री, इससे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर तो आपका यहीं भी सॉल्व हो गया था जब हमारा ए डॉट बी कितना आ गया था, 0 आ गया था। कितना आ गया था, 0। अगर 0 आ गया इसका मतलब कॉस कितना, 90 डिग्री, थीटा यहाँ कितना 90 डिग्री। आया बात समझ में। चलिए अब देखते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो जो लाइक दे, आपके इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छे से कंसेप्ट समझा रहे हैं, तो कम से कम एक बार लाइक दिए, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है और आपके लिए हम नए नए कंसेप्ट लेकर आते रहते हैं और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आपको मेरा पढ़ाने का अच्छा लगता है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि प्रूव दैट द वैक्टर्स ए आपको दिया हुआ आई प्लस 2j प्लस 3 के एंड वैक्टर बी दिया हुआ 2i माइनस 6 है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों वैक्टर जो है, वैक्टर ए और बी आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि वैक्टर ए अगर बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि ए डॉट बी हमें क्या प्रूव करना होगा कि वैक्टर ए डॉट बी अगर हम 0 दिखा दें तो ये क्या वैक्टर हो जाएगा, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। आया बात समझे। तो मुझे क्या दिखाना है कि अगर वैक्टर ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वैक्टर क्या जाएगा आपस में, परपेंडिकुलर। चलिए वैल्यू को अब सॉल्व करते हैं। तो इसका दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, तो वैक्टर ए डॉट बी का रेक्टेंगल फॉर्म क्या होता है, उसका होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और ये बी जेड। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो ए एक्स कितना हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है, इंटू बी एक्स कितना यहाँ पे 2 है, ठीक है, प्लस उसके बाद हमारा ए वाई कितना है यहाँ पे, ए वाई, तो ए वाई कितना है 2 है, इंटू बी वाई कितना है -1 है, और प्लस ए जेड इसमें कितना है 3 है। और दो यहाँ पे बी जेड नहीं है, देखो इस वाले वेक्टर में मेरे पास के नहीं है, और इसमें के नहीं, इसका मतलब के यहाँ पे क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0। याद रखना इस बात को। जिसमें 2 ही दिया हुआ है, नहीं थर्ड नहीं दिया हुआ है, तो उस कंप्यूटर में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको आप सॉल्व कर देखो। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए प्लस 2 -1 है, तो क्या जाएगा -2 हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी 0 है, तो 2 में से 2 क्या जाएगा 0। तो अगर वेक्टर ए डॉट बी 0 आ जाता है, देयरफॉर अब लिखेगा कंडीशन, देयरफॉर वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। ठीक है, आया बात समझ में। बस हमें दिखाना था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्या है, प्रूफ करना था कि वेक्टर ए और बी क्या है, आपस में दिखाना है परपेंडिकुलर। तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है कि वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और वैल्यू क्या आ गया इसका 0 आ गया, इसलिए आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो वीडियो जो है आप लाइक दें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो या आपको मेरा कंसेप्ट समझ आ रहा हो तो अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, इससे थोड़ा सा मुझे एक हौसला मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हम वीडियो हमेशा हम लाते रहें। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए, तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए। यदि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है तो आप उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, अगर नहीं होता तो आप वीडियो को कंटिन्यू आप देख सकते हैं। चल देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था कि जब जो वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ पे इसने क्या दिया कि आपको इसमें से एक वैल्यू को अननोन कर दिया, यहाँ पे अल्फा दे दिया है। तो वेक्टर ए और बी तो दे दिया, लेकिन क्या है कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो मुझे पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या जाएगा 0, ये हमें दिया हुआ ऑलरेडी है। ठीक है, तो यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए, अब वेक्टर ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म क्या होता है, यही होता है। इसके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें हम लोग। ठीक है, तो वेक्टर ए हमारा कितना है 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस ए का कितना -3 इंटू माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ दो वेक्टर प्रोडक्ट का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल कंपोनेंट इस फॉर्मूले से। ठीक है, और इक्वल यहाँ पे क्या जाएगा 0 जाएगा। इसको सॉल्व करते 5 टू जा 10 प्लस 7 टू जा 14
ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये कितना जाएगा आपको 3 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 3 अल्फ़ा निकाल लीजिए, तो यहाँ कितना जाएगा 10 प्लस 14 कितना -24, इधर जाएगा -24, इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा -8। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या दिया आपको समझ में आ गया, क्या आपको दिया होता कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमने ए डॉट बी का हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, और यहाँ से इसको एक अलजेब्रिक फॉर्म बन गया, यहाँ से इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ तो वीडियो को जो लाइक दिया, आप लोग लाइक नहीं देते हैं, इससे थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए नए नए कंसेप्ट को लेकर कंसेप्ट को क्लियर भी कर रहे हैं और इस पर प्रॉब्लम को भी बताते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम वीडियो को लाइक दे और कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है और मेरा पढ़ाने तरीका आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, उसी कंसेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व इसका आपको आंसर भी कमेंट करना है। इसका सोल्यूशन हम देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से इसको बनाते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके लिए मैंने सॉल्व छोड़ दिया है, ठीक है। इसको आपको बना के आंसर इसका कमेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम दे रहे हैं आपको, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताया था, उसी कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda so that the value vectors a 2i plus lambda j plus k and vector b 4i minus 2j plus minus 2k are perpendicular to each other। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और सॉल्व पे इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। हम लोग 6 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वैक्टर्स आर 3 and 4। 2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना, 3 and 4 दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, और उनका प्रोडक्ट कितना है 6 है। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वैक्टर्स, और एंगल आपसे पूछ रहा है, तो एंगल का फॉर्मूला तो यही ना होता है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वैक्टर ए और डॉट वैक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया आपका, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप आए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 वैक्टर, तो पहला वैक्टर आपको मान लेते हैं कितना, उसका दिया हुआ मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। तो कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड, इसका 3 दे रखा है, और वेक्टर बी का कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड, इसका 4 दे रखा है। और क्या है इनका प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 6। बस आपको इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है इसमें, ठीक है। तो कैसे पुट कर लेंगे, चलिए। तो ए डॉट बी कितना है 6 है, और वेक्टर ए यहाँ पे 3 और वेक्टर बी कितना 4, एक कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा कितने बार 1/2, और ये 1/2 आ गया तो cos 60 होता है, नहीं cos 60, therefore थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। देखो आपने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि सर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्या दिया हुआ था रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो वहाँ पे क्या है, हमने ए डॉट बी का हमने इन टर्म्स में निकाला था रेक्टेंगुलर फॉर्म, और यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया मैग्नीट्यूड, क्या दे दिया, यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट फार्मूला पे वैल्यू को पुट करेंगे। जो फार्मूला होता है एंगल का, उसी फार्मूला क्या करेंगे, इस जो फार्मूला दिया हुआ उस पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। डायरेक्ट दे रखा है, इसका प्रोडक्ट आपको 6 दे रखा है, यहाँ 6 पुट कर दिए, और कह रहा है कि उनका 2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फर्स्ट का बता रहा है 3 है, सेकंड का बता रहा है 4, इसका मतलब फर्स्ट वैक्टर का 3 है और सेकंड वैक्टर कितना है 4 है। इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से एंगल हमने फाइंड कर लिया। ये कह रहा आपको इसलिए मैं क्वेश्चन बता, क्वेश्चन ईजी था लेकिन इसलिए बता देता कि आपको कोई भी जो डॉट्स है वो क्लियर यहाँ से हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को देख रहा होगा बहुत लंबा लग रहा है, लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, नहीं तो बच्चे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, लेंदी क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है, जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है। तो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कह रहा है, ए बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव along the z axis of a coordinate system is subjected to a constant force F is given by, आपको फोर्स दे रखा है, ठीक है, न्यूटन, वेयर आई जे एंड के, आपको बता रहा है कि आई जे और के क्या है आपका यूनिट वेक्टर्स along x z एंड y एक्सिस, ठीक है, x y और z एक्सिस। कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है,
बाय द फोर्स, इस फोर्स को क्या वर्क डन किया गया है इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, और बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलोंग जेड एक्सिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल दे रखा है 4 मीटर दे रखा है, लेकिन बताओ कि जो 4 मीटर किसके लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब है कि हमें पहले इन दोनों चीज़ को, पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। हमें लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखना होगा। तो फोर्स तो दे ही रखा है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो एफ कितना हमारा है, -I, ठीक है, प्लस 2J और प्लस 3K। तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है हमको, ठीक है। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जो S है, ये भी तो एक वेक्टर है ना। तो ये जो दे रखा है, जस्ट ए मिनट, ये दे रखा है कितना, 4 मीटर अलोंग किसका एक्सिस है, जेड एक्सिस। इसका मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ केवल जेड एक्सिस के अलोंग ही हुआ। तो आई एक्सिस में और मतलब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उसका वेक्टर क्या जाएगा, 0 जाएगा। क्या जाएगा उसका कंपोनेंट, 0। तो 0I प्लस 0J, और यहाँ पे अलोंग जेड एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा प्लस 4K। आया बात समझ में, कैसे मैंने लिखा, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर केवल बता रहा था कि जो बॉडी जो फोर्स लगाता है वो बॉडी 4 मीटर डिस्प्लेस करता है किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब बाकी जो इसका जो कंपोनेंट है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग और वाई एक्सिस, इसके कंपोनेंट क्या जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट, ये आपका क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट, बताए थे ना डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, यही हो जाएगा हमारा फॉर्म। नहीं, यहाँ से मिला करते थे, देखिए, तो -1 इंटू क्या जाएगा 0, प्लस 2 इंटू क्या जाएगा 0, ठीक है, अब प्लस -3 है ना यहाँ पे, -3 इंटू -3 वहाँ ऊपर है का, प्लस है, अच्छा यहाँ +3, अच्छा सॉरी, वही तो पहले बोले थे, हाँ, 3 इंटू 4, तो ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 4 तो जा 12। अब वर्क है तो वर्क आंसर क्या जाएगा, जूल में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। हेलो बच्चे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, उसी कंसेप्ट के आधार पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बनाना है, ठीक है। तो वीडियो आपने पूरा देखा, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगर आपको मेरा कंसेप्ट और पढ़ाने तरीका आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर मेरे वीडियो के बारे में बताएं, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्रॉस प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए। अब मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक टाटा बाय बाय।